जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 2 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, पाई तोंग तार्न सिनाबात्रा किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्हें न्यायालय ने पद से सस्पेंड कर दिया है। आंसर हो जाएगा इसका थाईलैंड। तो दोस्तों थाईलैंड की प्रधानमंत्री कौन थी? पाई तोंग तार्न सिनाबात्रा। तो उन्हें उस देश के न्यायालय ने सस्पेंड कर दिया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्या ऐसी बात रही जिसके कारण उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। तो अभी हमने 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने ये बताया था कि जो कंबोडिया है और जो थाईलैंड है, इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं पाई तोंग तार्न सिनाबात्रा, वो कंबोडिया के एक लीडर से बात करती हैं फ़ोन पर, और फ़ोन पर वो अपने ही देश के यानी थाईलैंड के एक वरिष्ठ सेना के कमांडर को विरोधी बता देती हैं। वो कहती हैं कि वो विरोधी है। ठीक है। इसके बाद ये जो उनकी बातचीत है जनता में आती है और जनता इसका विरोध कर देती है। काफ़ी बड़े स्तर पर विरोध होता है। इसके बाद ये मामला न्यायालय तक जाता है और न्यायालय ने पाई तोंग तार्न सिनाबात्रा को सस्पेंड कर दिया है। अब वहाँ के जो उप प्रधानमंत्री हैं फुमथम बेचायाचाई, अब वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। अच्छा, थाईलैंड की बात करते हैं। तो थाईलैंड को पहले सियाम बोला जाता था, यानी कि इस देश को सियाम के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल इसकी बैंकॉक है और बाहत इसकी करेंसी है। थाईलैंड के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा कंबोडिया से लगती है, लाओस से लगती है और बर्मा यानी म्यांमार से लगती है। ठीक है। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जून 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो ऐप पर लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक को आप ऐप पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके अलावा दोस्तों जनवरी 2025 से जून 2025 की जो 6 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक है, इसको भी लॉन्च किया गया है। तो इसको भी ऐप पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है? आंसर हो जाएगा 345। तो दोस्तों राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो 345 पार्टियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाएगा। तो उसके लिए ये प्रोसेस शुरू हो गई है। अब रद्द करने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो पार्टियां हैं इन्होंने 2019 से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और जहां पर इनका कार्यालय होना चाहिए वहां पर इनका कार्यालय भी मौजूद नहीं है। तो चुनाव आयोग का मानना ये है कि ये जो पार्टियां हैं ये पार्टी बना करके टैक्स से बच रही हैं। यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय चुनाव आयोग की। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और अगर हम इसके संवैधानिक के आधार की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक राष्ट्रीय चुनाव आयोग से संबंधित है और भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में किया गया है। मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार। इसका काम होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। इसका कार्यकाल यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु का। जो भी पहले हो जाता है वही उसका कार्यकाल माना जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में यानी कि आज की डेट में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है बीजेपी जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। दूसरी है कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। बीएसपी तीसरी पार्टी है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो ये वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला क्वेश्चन है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। ठीक है।
तो गोरखनाथ जी से आपको याद रखना है गोरखपुर। ठीक है, तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गोरखपुर में की गई है। अब इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये जो विश्वविद्यालय है यह हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। यानी कि उसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट उनका पूरा हो गया है, यानी विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ है? 1 जुलाई 2025 को। और यह कहाँ पर स्थित है? पिपरी भटहट में ये स्थित है, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसकी विशेषता ये है कि यह उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। इसका शिलान्यास 2021 में उस समय के जो राष्ट्रपति जी थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा किया गया था। इसकी लागत है 267.50 करोड़ रुपए की। इसका उद्देश्य है आयुष चिकित्सा पद्धतियों यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी को बढ़ावा देना। इस विश्वविद्यालय का नाम जो है वो नाथ पंथ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है। बात हुई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है। यानी कि पुलिस में 20% रिजर्वेशन किसको मिलेगा? पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। अभी कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। जवाहर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन एटा जिले के मलावन गांव में किया गया है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म में बढ़ाने के लिए वफर से सफर योजना शुरू की गई है। भारत का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इसको आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो अभी क्वाड देशों ने समुद्री पर्यवेक्षक मिशन यानी मैरीटाइम ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है। ठीक है, तो क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपको पता होना चाहिए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों देशों ने मिलकर के पहली बार समुद्री पर्यवेक्षक मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम क्या है? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। और इस मिशन में इन चारों देशों के जो तटरक्षक बल हैं वो शामिल हो रहे हैं। यानी कि इस मिशन में भारत का तटरक्षक बल, अमेरिका का, जापान का और ऑस्ट्रेलिया का, तो इन सभी के तटरक्षक बल इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ावा देना। अभी ये मिशन कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो अमेरिका का जो रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है जिसे गुआम बोला जाता है, वहाँ पर ये मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वाड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी पहल पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये फिर से एक्टिव कब हुआ था? 2017 से। इसकी जो प्रकृति है वो अनौपचारिक रणनीतिक मंच की प्रकृति है। इसके 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना। और इसका उद्देश्य ये भी है कि जो दक्षिण चीन सागर है या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसमें जो चाइना का दबदबा बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, तो ये चारों देश मिलकर के चाइना के प्रभाव को भी कम करने का प्रयास करते हैं। क्वाड के सम्मेलन की बात करें तो 2025 में भारत में होगा, 2024 में अमेरिका में हुआ था, 2023 में जापान में हुआ था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? चेन्नई में। ठीक है, तो पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का जो आयोजन है ये चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। और इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। अब ये जो भारत आसियान क्रूज वार्ता हुई है, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत और आसियान देशों के बीच क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में क्रूज पर्यटन का विकास करना। ठीक है, तो इसके लिए ये बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई है। लेकिन इसके बारे में ये भी आपको याद रखना है कि ये बैठक पहली बार आयोजित की गई है।
यहाँ पर बात हुई थी आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है और इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। इसके मेंबर कितने हैं? 10 मेंबर हैं। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। भारत 1992 से आसियान का संवाद साझेदार है, यानी कि डायलॉग पार्टनर है। हर साल आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 2024 में जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था, ये वियंतियाने लाओस में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है आसियान के बारे में, इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन कौन बने हैं? तो एस शिव कुमार जो हैं हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन बने हैं, तो उनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों, वह विशिष्ट सेवा मेडल धारक हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना की बात हुई है, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह और वायुसेना उप प्रमुख कौन है? नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे पराग जैन जो है वो RAW के प्रमुख बने हैं। भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल एम्बेसडर। NS संजय गौड़ा गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। शैलेश सी मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष। T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं। S महेंद्र देव PM की जो आर्थिक सलाहकार परिषद होती है उसके अध्यक्ष बने हैं। अश्वनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक बने हैं। S पद्मनाभन टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये नियुक्तियां आप नोट कर लें क्योंकि ये नियुक्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो भूमि के माध्यम से या समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट भारत आता था, अब इस पर बैन लगा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय जूट उद्योग की रक्षा करना, क्योंकि भारत का जो जूट उद्योग था वो कमज़ोर हो रहा था क्योंकि जूट बांग्लादेश से आ रहा था, तो अब इस पर बैन लगा दिया गया है। ये कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ईरान ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने का फैसला किया है। अमेरिकी डॉलर के बाद सोना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ट्रूप प्रॉमिस 3 ऑपरेशन लॉन्च किया था। ब्लेज मैट्रेवेली यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख अभी हाल ही में बनी। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार के डिजिटल कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को शुरू किया था। अब 2025 में इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इसका उद्देश्य ये था कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाए और इसका स्लोगन क्या था? पावर टू एम्पावर। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में रेल वन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने रेल वन ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि रेलवे के साथ यात्रियों के संपर्क को बेहतर बनाना। ठीक है, तो रेल यात्रियों के संपर्क को बेहतर बनाने के लिए अभी हाल ही में रेल वन ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें रेल यात्रियों की जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, उनके विचार वहां पर साझा किए जाएंगे। चलिए कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। जैसे भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय के द्वारा। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ई साक्ष्य ऐप अमित शाह जी के द्वारा। भूस्खलन मोबाइल ऐप केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आधार ऐप अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। और निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड और संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा
लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI अपने सौर ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ेगा? आंसर हो जाएगा 2027 तक। तो देखिए SBI ने ये लक्ष्य रखा है कि 2026-27 तक यानी लास्ट जो है 27 तक है, 40 लाख यानी 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ेगा। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए SBI ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लक्ष्य रखा है। यह योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अलग है, यानी कि ये SBI ने योजना चलाई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और दोस्तों 2025 में इसके 70 साल हो गए हैं स्थापना के। इस बात को भी आप याद रखिएगा। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। CS सेट्टी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2025 में कितने साल हो गए हैं इसके? 70 साल पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब आप ऐप पर जाकर के मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के आप राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अर्जुन GS फाउंडेशन बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें SUMMER600। ये कोर्स 3 साल का है, तो इसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। बहुत मज़ा आएगा आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। और GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आप यहाँ पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो एरिसेल के किस राज्य में है जिसे GI टैग मिला है? मेघालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? निजामाबाद, तेलंगाना में। US ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? आयुष शेट्टी ने। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? 1 जुलाई को। टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार नया ओवर कितने सेकंड में शुरू होगा? 60 सेकंड में। CBDT के चेयरमैन के रूप में रवि अग्रवाल का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 1 साल का। राधानाथ स्वामी को अमेरिका के किस शहर द्वारा सम्मानित किया गया है? न्यूयॉर्क। गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किए गए AI मॉडल का नाम क्या है? अल्फा जीनोम। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए हेजिंग डेस्क पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। भारत ने हाल ही में किस खतरनाक आंखों की बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त की है? ट्रैकोमा। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में खेल कप और ट्रॉफियां डिस्कस करेंगे, जैसे SS कप क्रिकेट से CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट और रोबर्स कप फुटबॉल, मर्केडा कप फुटबॉल, डूरंट कप फुटबॉल और जूल्स रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी, आगा खान कप हॉकी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी, वेलिंगटन कप हॉकी, त्रावणकोर कप ये महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा स्वाथिंग कप ये पुरुष टेबल टेनिस से संबंधित है। बामा बैले कप टेबल टेनिस से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। हेनिकैन कप लॉन टेनिस, अमृत दीवान कप ये बैडमिंटन, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, ओबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। हरिलेला कप बैडमिंटन, कोनिका कप ये भी बैडमिंटन, राइडर कप गोल्फ और वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि लेवेंडर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह दोस्तों आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जम्मू कश्मीर बताया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है सबसे अधिक GI टैग वाला राज्य कौन है?